नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून से आ रही खबर, ये जहां पर शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं स्कूलों को सख्त निर्देश। होल्ड ऑनलाइन क्लासेस वाले नहीं ले सकते हैं फीस और ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले स्कूल ले सकते हैं फीस। फीस नहीं देने पर छात्रों को नहीं निकाला जा सकता है स्कूल से और पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो होल्ड क्लासेस जो नहीं ले रहे हैं उनसे फीस नहीं ले सकते हैं और जो स्कूल फीस ले रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और स्कूलों को ये सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जहां पर क्लासेस होल्ड चल रही है वहां पर बच्चों से फीस नहीं ली जा सकती है और जो स्कूल जो संचालक फीस लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षा विभाग की तरफ से ये सख्त हिदायत दी गई है, जो स्कूल जो संचालक क्लासेस को होल्ड पे रख रहे हैं उन स्टूडेंट से फीस नहीं ली जा सकती है और अगर इन केस में फीस ली जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ा आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है और सख्ती दिखाते हुए कहा कि जो स्कूल छात्रों से फीस लेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो स्टूडेंट फीस देने में सक्षम नहीं है उनसे भी जबरन फीस नहीं ली जा सकती है। तो दरअसल कोरोना के चलते क्लासेस ऑनलाइन चल रही है और ऑनलाइन क्लासेस में जिन स्कूलों ने क्लासेस को होल्ड पर रखा है वो स्कूल बच्चों से फीस नहीं ले सकते हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ किशोर रावत जुड़े हैं। किशोर जी, ये बड़ा आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है, कहीं ना कहीं निजी स्कूलों की मनमानी आ रही थी जिसके चलते ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल, ये अक्सर देखा गया था कि जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूल है वो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनका शोषण कर रहे हैं, बच्चों को डरा धमका रहे हैं। अब ऐसे में फ़ीस के लिए सिर्फ उनका ये कहना था कि हमारे स्कूल नहीं चल रहे, हम टीचरों की सैलरी कैसे दे पाएँ। लेकिन इसका एक भी तथ्य ये भी है कि जब इतनी बड़ी महामारी हुई है, जब सभी सहयोग कर रहे हैं तो ऐसे में निजी जो स्कूल संचालक है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इसको लेकर राज्य सरकार ने एक कड़ा आदेश दिया। इसमें कहा है कि जो ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं वो सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे और जो नहीं चला रहे वो फीस नहीं ले सकते। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई छात्र फीस नहीं दे पाता या किसी कारणवश लेट फीस होती है तो उसको स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। ये साफ आदेश में और कहा गया है कि इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर जो पेरेंट्स की थी वो यही शिकायत थी, हाई कोर्ट तक मामला पहुंचा था पिछली बार। इस बार कई संगठनों ने गुजारिश करी थी कि कम से कम समझना चाहिए कि जब स्कूल नहीं चल रहे तो फीस किस बात की दी जाएगी। अगर क्लासेस चल रही है तो ट्यूशन फीस जरूर दी जाएगी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। लेकिन राज्य सरकार ने कड़ा फैसला सुनाया है, आदेश जारी किया है और इससे कम से कम निजी संचालक जो अपनी मनमानी कर रहे थे उन पर लगाम लग सकेगी और जो तमाम पेरेंट्स हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है। बिल्कुल, अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है और निजी स्कूल जो मनमानी कर रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं सख्ती बरतना जरूरी था, क्योंकि कोरोना के संकट काल में भी निजी स्कूलों की मनमानी लगातार सामने आ रही थी। क्या अभी भी निजी स्कूलों की तरफ से इस तरह की कोई गाइडलाइंस जारी की जा रही है? क्या वो बच्चों को स्कूल से निकालने की चेतावनी दे रहे हैं अभी भी? देखिए, कई ऐसे मामले आए थे पिछले साल भी और इस साल भी। जब शुरुआत हुई तो कई ऐसे मामले आए थे और कई लगातार शिकायतें करी थी। पिछली जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास भी शिकायतें गई थी, उन्होंने भी कड़े निर्देश दिए थे। चूँकि जो संचालक है वो कहीं ना कहीं निजी संचालक है वो कहीं ना कहीं दबाव बनाते हैं। अब ऐसे में अगर दबाव बनाया जाएगा तो जो पेरेंट्स हैं उनकी कौन सुनवाई करेगा। तो राज्य सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्कूल नहीं चल रहे हैं, जो स्कूल की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ऐसे में बच्चे फीस क्यों देंगे। सबसे बड़ी बात ये थी। दूसरी बात, अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो उसमें भी ये बिल्कुल साफ कहा था कि वो सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, अन्यथा किसी चीज़ की और फीस नहीं ले सकते। और अन्य बहुत सारी चीज़ें, जिस तरीके से किताबें ज़बरदस्ती लेने की बात कर रहे थे, स्कूल ड्रेस तक की बात कर रहे थे। अगर बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो उसको स्कूल ड्रेस की किसकी क्या ज़रूरत, स्कूल ड्रेस तक खरीदने की बात कर रहे थे। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर राज्य सरकार ने फैसला लिया, शिक्षा विभाग ने फैसला लिया और एक कड़ा फैसला दिया। और ये अच्छा फैसला है कि ऐसे स्कूल संचालक जो बेमतलब में पैसा ले रहे थे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साफ कर दिया है कि पेरेंट्स फालतू में पैसा नहीं देंगे। सबसे
बड़ी बात यह है कि देर से फीस जमा होने या नहीं फीस जमा करते तो बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है किशोर रावत, आप बने रहिए हमारे साथ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के भीतर 3,658 कोरोना के नए केसेस सामने आए। वहीं 8,006 मरीजों ने कोरोना केस से जंग जीती है। प्रदेश में 24 घंटे में 80 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है, जबकि इससे पहले 79 कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों में 159 संक्रमितों की मौत हुई है। सामने आए कोरोना के नए मामलों में अल्मोड़ा में 182, बागेश्वर में 278, चमोली में 205, चंपावत में 93, देहरादून में 566, हरिद्वार में 548, नैनीताल में 414, पौड़ी में 151, पिथौरागढ़ में 189, रुद्रप्रयाग में 143, टिहरी में 315, उधम सिंह नगर में 503 और उत्तरकाशी में 71 नए केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में 15,959 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है और इसी के साथ अब तक प्रदेश में 20,20,559 लोगों को कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, जबकि 6,80,330 लोगों को कोरोना की दोनों वैक्सीन की डोज लग चुकी है और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग में अभी तक 1,79,583 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ब्यूरो चीफ किशोर रावत बने हुए हमारे साथ। किशोर जी, हालांकि वैक्सीन की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो मौतों की संख्या है ये भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल, यही वजह है कि लॉकडाउन लगाया गया, यानी कोरोना कर्फ्यू 25 तारीख तक किया गया। लेकिन पिछले 24 घंटों में एक थोड़ी सी अच्छी खबर आई है कि जो रिकवर हुए हैं वो 8,000 के करीब, उससे पहले 7,000 के रिकवर हुए थे। जो पॉजिटिव आए हैं वो 3,000 के करीब आए हैं। तो ये उसी का असर है, जो लगातार लोगों का मेल मिलाप हो रहा था, भीड़ हो रही थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो मामला संक्रमण बढ़ रहा था, उसी के कारण ये वजह है कि कम अब लोग आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन अब इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर मामले बढ़ते तो उसकी सीधा सीधा असर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं पे पड़ता है। जो मेडिकल टीम है उनको सीमित है, ये हम बार बार कह रहे हैं कि जो सीमित है उनके अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो वो इलाज नहीं कर पाएंगे, अगर कम लोग आएंगे तो अच्छे से इलाज कर पाएंगे और लोगों की जान बचा पाएंगे। हालांकि 80 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत ज़रूर हुई है, ये दुखद है, लेकिन अब इसकी तरह से ये जो डेथ का रेट है ये कम करना होगा और जो रिकवर का रेट है वो बढ़ाना होगा। दूसरी बात यह है कि जो 25 तारीख तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, अब क्योंकि उसके रिजल्ट थोड़े आने लग गए हैं, क्योंकि 26,000 के करीब कल टेस्ट हुए थे 24 घंटों में, उसमें 3,000 के करीब लोग पॉजिटिव आए थे। अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे लोग पॉजिटिव कम आ रहे हैं लेकिन रिकवर ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ये बनाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग अभी भी घरों से बाहर निकल रहे हैं और अभी भी लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। तो राज्य सरकार को संभवतः अब जो 25 तारीख तक का कोरोना कर्फ्यू लगा था वो हो सकता है अब और बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बहुत लड़ाई लड़नी है कोरोना से। अभी भी लोगों को समझना है कि बाहर निकलोगे तो कोरोना संक्रमित हो गया, फिर इसका इलाज नहीं है। और कहीं ना कहीं जो पिछले आंकड़े अगर लोग देख सकें, लोग समझ सके, तो उन आंकड़ों में कहीं ना कहीं डर जरूर लगता है, क्योंकि इतनी तेजी से मौत हो रहे थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने इसमें कड़े कदम उठाए और लोगों को भी इस बात को समझना होगा और लोगों को जो सरकार ने कदम उठाए उनका साथ देना होगा। बिल्कुल, कोशिश तमाम की जा रही है जिसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच चुनौती जो है वो बढ़ती जा रही है। ब्लैक फंगस का कहर जो है लगातार जारी है। क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि चुनौती जो है बढ़ती जा रही है? देखिए, ब्लैक फंगस की बात करें तो ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसकी वजह से उत्तराखंड में 2 मौतें हो चुकी है। अभी भी करीबन 47 के करीब जो लोग हैं यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्रों में आए हैं, वो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस से आए हैं। इसके लेके, क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है, जो डायबिटिक पेशेंट जिसको कोविड होता है उसके बाद ट्रीटमेंट के बाहर आता है तो उसे सबसे ज़्यादा चांसेस ब्लैक फंगस के जो डायबिटिक लोग हैं उनको हो रहे हैं, क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब वो ठीक होते हैं तो ये बीमारी उनकी तरफ आ रही है। तो ऐसे में सरकार ने इसके लिए भी कदम उठाए हैं। इसके लिए भी एक नोडल अधिकारी बनाया है, जो इसका इंजेक्शन आता है वो उनको दिया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी इंजेक्शन की जो क्वांटिटी है वो कम है, केंद्र से मांगा है। जैसे ही वो धीरे आ जाएगा, और 2 फैक्ट्रियाँ 2 जगहों पर, यानी उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 2 जगह ब्लैक फंगस को लेकर इंजेक्शन की दवाइयाँ बन रही है। संभवतः वो भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और इस बीमारी से भी लड़ा जाएगा जो कोरोना के साइड इफेक्ट की तरह ब्लैक फंगस आया है। जी ठीक है किशोर जी, आप बने रहिए। कोशिश तमाम की जा रही सरकार की तरफ से और जनता को भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। वहीं 94 वर्षीय विश्वविख्यात
पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का कोरोना के चलते निधन हो गया है। कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए राजकीय सम्मान के साथ ऋषिकेश के पूर्ण नंदन घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके बेटे राजीव नयन बहुगुणा ने पीपी किट पहनकर नम आंखों के साथ पिता को मुखाग्नि दी। चिपको आंदोलन के प्रणेता बहुगुणा के निधन की खबर सुनते ही पूरे राज्य में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव समेत तमाम अधिकारी और नेता ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पर्यावरणविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चिपको आंदोलन के महानायक सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। राज्यपाल ने कहा कि उनके निधन संपूर्ण देश और विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति है। चिपको जैसे विश्वविख्यात आंदोलन का नेतृत्व करने वाले वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा जल, जंगल, मिट्टी और बयार को जीवन का आधार मानते थे। पर्यावरण संरक्षण को समर्पित उनका जीवन और सिद्धांत विश्व भर में पर्यावरण हितैषियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो बहुत बड़ी क्षति है सुंदरलाल बहुगुणा का जाना। 94 साल की उम्र में ऋषिकेश एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनके बेटे ने नम आंखों के साथ पीपी किट पहनकर उन्हें अंतिम विदाई दी और मुखाग्नि दी है। तो बहुत सारे नेताओं का तो सुंदरलाल बहुगुणा का जाना बहुत बड़ी क्षति है। हिमालय के रक्षक कहे जाते थे और बहुत सारे सम्मान के साथ उन्हें नवाजा गया था और पहाड़ की रक्षा उन्होंने पूरे जीवन भर लगाई है। और बेटे राजीव बहुगुणा ने पीपी किट पहनकर उन्हें मुखाग्नि दी। पूरे प्रदेश के साथ साथ देश में भी शोक की लहर है और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति है सुंदरलाल बहुगुणा का जाना। देश भर के तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम तीरथ सिंह रावत समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनका जाना अपने आप में बहुत बड़ी क्षति है, एक अपूर्णीय क्षति है। जन सरोकार से जुड़े तमाम मुद्दों को वो जीवन भर उठाते रहे और महिलाओं का मुद्दा हो या फिर जीवन से जुड़े तमाम अहम मुद्दों को वो उठाते रहे। तो ब्यूरो चीफ किशोर रावत लगातार बने हुए हैं। किशोर जी, बहुत बड़ी क्षति है प्रदेश के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए सुंदरलाल बहुगुणा का जाना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी क्षति है और जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व का निधन हुआ है जिसने पर्यावरण और हिमालय की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। न सिर्फ उन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए बल्कि जातिगत जो मुद्दे थे उनको उठाया, जो लगातार भेदभाव था उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ऐसे कई मुद्दे थे जनहित वाले और पर्यावरण से लेकर हिमालय तक उन्होंने रक्षा करी है, लगातार आंदोलन किए हैं कि उन्होंने समझाया है दुनिया को कि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हमारी हालत कैसे हो सकती है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, कैसे हम अपना भविष्य बचा पाएंगे। उसी तरीके से हिमालय, क्योंकि हिमालय कहा जाता है कि थर्ड पोल वाइट वाटर, यानी थर्ड पोल दुनिया का अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद तीसरा पोल ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है, सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती है और कहीं ना कहीं उससे भारत ना सिर्फ चाइना और तिब्बत जैसे और पाकिस्तान जैसे देशों में उसका पानी जाता है। तो अच्छी बात यही है कि उन्होंने चीज़ सिखाई थी कि पर्यावरण की रक्षा किस तरीके से करना चाहिए। आज उनका निधन हुआ था ऋषिकेश एम्स में, कोरोना से वो पीड़ित थे। 94 साल उनकी उम्र हो चुकी थी और लगातार वो रिकवर कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी उम्र है वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा संकट हुई और ऐसे में उनका निधन हुआ। और सब उनको लेकर उनके जो डेथ हुआ था उसके बाद ना सिर्फ देश में बल्कि कई बाहर से भी कई मैसेज आए और कई लगातार लोग इस बात का दुख प्रकट कर रहे थे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने, बड़े बड़े लीडर्स ने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी दुख व्यक्त किया है, क्योंकि एक बड़ा व्यक्तित्व गया और जिसने बताया कि पर्यावरण और हिमालय हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण अंग है और पार्ट है और इसके बिना इंसान कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, सुंदर बहुगुणा ने जो है पूरा जीवन जन सरोकार से जुड़े मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहे। उनका जीवन अपने आप में सब लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। और कोरोना से वो संक्रमित थे, क्या उनके परिवार में भी कोई कोरोना की चपेट में है? क्या कुछ उनके परिवार की क्या स्थिति है अभी? देखिए, फ़िलहाल उनके परिवार में कोई कोरोना संक्रमित नहीं है और उनके जो बड़े बेटे हैं राजीव नयन बहुगुणा, उन्होंने मुखाग्नि दी थी। वो उनके साथ लगातार हॉस्पिटल में थे, हालांकि वो अभी ठीक है। फ़िलहाल डॉक्टरों का ये कहना है कि इसके बाद एक टेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये प्रिकॉशन है और कोविड के जो नियम है उसकी तरफ से किया जाएगा। लेकिन
ये ज़रूर है कि उत्तराखंड को तो भारी क्षति हुई है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व चला गया है, इवन कि पूरे देश भर से और विदेशों से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर से उनसे मिलने आते थे, उनसे सीखने आते थे कि किस तरीके से वो आज भी, यानी 94 साल तक वो कहीं ना कहीं मुद्दे उठाते रहे। बिल्कुल। कोई भी ज्वलंत मुद्दा होता था, खासकर पर्यावरण को लेकर मुद्दा होता था, उसको उठाते थे। और टिहरी बांध को लेकर उन्होंने काफ़ी विरोध किया था कि टिहरी बांध नहीं बनना चाहिए, पर्यावरण के साथ बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन विकास और विनाश दोनों साथ चलते हैं कहा जाता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी बड़ा आंदोलन छेड़ा था। हालांकि टिहरी डैम तो ज़रूर बना, लेकिन उसके साथ जो तमाम लोग थे, विस्थापित लोग हुए थे, उनको विस्थापन किया गया। वो उन्हीं की वजह से उनको विस्थापन किया गया। अगर वो नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मांग थी, डिमांड थी कि उनको घर अगर डूब जाएगा तो कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने उसकी भी लड़ाई लड़ी है। तो जन सरोकार से लेकर पर्यावरण और हिमालय तक की उन्होंने लड़ाई लड़ी, और आखिरी दम तक वो इस बात को ही जोर देते थे कि पर्यावरण की रक्षा सुंदरलाल करें। बहुगुणा का जो है पूरा जीवन संदेश है वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके संदेश को लेकर हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। 94 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। चिपको आंदोलन के प्रणेता, गांधीवादी विचारधारा के पोषक और अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण सुरक्षा के लिए समर्पित करने वाले विश्व प्रसिद्ध महान पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन का समाचार मिला। श्री बहुगुणा जी का जाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य व दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। चिपको आंदोलन। उत्तराखंड में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रही है, तो वहीं राजधानी देहरादून के रायपुर में बनाए गए कोविड शमशान घाट में रोजाना कई लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी समस्या भी सामने आ रही है। दाह संस्कार के बाद लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। रोजाना रायपुर शमशान घाट में कई लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की टीम की देखरेख में दाह संस्कार किया जा रहा है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि कई लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना से हुई मौतों का दाह संस्कार के लिए ये शमशान घाट बनाया गया है। ये राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बनाया गया है, जहां केवल परिजनों में केवल 4 लोगों को आने की यहाँ अनुमति है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ कई चिताएं जल रही हैं और इन चिताओं के आसपास आप देख सकते हैं कोई भी परिजन मौजूद नहीं है। साथ ही प्रशासन की जो टीम है वो पीपीई किट पहनकर यहाँ दाह संस्कार कर रही है। इसके बाद ही अगर बात की जाए तो अगर हमारे दाहिने तरफ की बात की जाए तो इसके अंदर भी लगातार जो कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनका दाह संस्कार किया जा रहा है और यहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है प्रशासन की तरफ से, और ये कहा गया है कि बिना आज्ञा के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। बड़ी चीज़ ये है कि लगातार प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों के बाद इन क्षेत्रों में लाकर उनको दाह संस्कार किया जा रहा है, जो कि प्रशासन की टीम के ज़रिए किया जा रहा है। लेकिन बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि जब दाह संस्कार हो जा रहा है तो उसके बाद जो उनकी अस्थियां हैं, उन अस्थियों को लेने के लिए भी जो उनके परिजन हैं वो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। और कहीं ऐसी बातें निकल कर आई हैं कि कहीं अस्थियों को यहाँ से नहीं उठाया गया है। यानी कि ये साफ है कि जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है और जिस तरीके से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके बाद जो परिजन हैं वो अब अपनी परिजनों की अस्थियां लेने भी शमशान घाटों में नहीं पहुंच रहे हैं। देहरादून से सुभाष गौड़। पहाड़ों में 3 दिन तक हुई बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। वहीं रामनगर के किसानों के लिए ये फायदेमंद साबित हो रही है। पिछले लंबे समय से पहाड़ों पर बरसात नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से कोसी नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा था। पिछले 3 दिनों से लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे किसानों में भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि सिंचाई के लिए किसानों को पानी की कमी भी अब नहीं होगी। हमारे यहाँ कोसी नदी का जल स्तर 14 अप्रैल 2021 में 86 क्यूसेक हो गया था, जिससे सिंचाई में बहुत दिक्कतें आ रही थी। किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा था। 3 दिन की वर्षा के कारण
हमारे कोसी बैराज भाजपुर की बात करते जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में चिकित्सकों को उपचार करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए और साथ ही भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएसआर के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की भी जिलाधिकारी ने बात कही। कि आज मेरे द्वारा जो भाजपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका निरीक्षण किया गया है और उसमें अभी ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम चल रहा है और उसमें अभी हम लोग सीएसआर में भी बातचीत कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे भी लगवाएं। तो उसमें हमारी बातचीत लगभग फाइनल स्टेज पे है। एक दिन में वो फाइनल हो जाएगा कि कौन एजेंसी यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। तो अभी जो यहाँ पे आरईएस के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उपस्थित हैं उनके द्वारा बताया गया कि 3-4 दिन में वो काम पूरा कर देंगे। तो हमारी तरफ से निर्देश है कि तत्काल काम पूरा हो जाए ताकि पाइपलाइन और जितना भी ऑक्सीजन प्लांट का काम हो वो तत्काल यहाँ पे हम लोग शुरू करा सकें। और यहाँ पे अभी मैंने देखा जो डेंटल के एक डॉक्टर साहब हैं उनके पास कुछ सामान नहीं है और एक यहाँ पे आई सर्जन है। अभी आप ही लोग द्वारा बताया गया कि उनके पास कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। तो तत्काल मैंने सीएमओ को निर्देशित किया गया वो आज ही लिख करके हमको दें और हम तत्काल बजट रिलीज़ करें। जैसे कि अभी सभी सीएससीज में हमको CCC बनाना है तो अभी कुछ हमारी जो सीएससीज हैं वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल भी चल रहे हैं और यहाँ पे CCC बनाने की बात हो रही है और उसमें काम भी अभी हमने देखा ही आप लोग के साथ साथ काम भी चल रहा है। चमोली की बात करते हैं जहां पर थाना गोविंद घाट पुलिस ने बारिश होने से लामबगड़ नाला में फंसे जैन मुनियों को जेसीबी के माध्यम से सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला है। जैन मुनि आपदा में सड़क टूटने से बीते कई दिनों से फंसे हुए थे। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।